अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची खौफनाक कहानी मुझे भेजी है सैयद ज़ीशान हैदर ने। सैयद ज़ीशान हैदर अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक दहशतनाक वाक़या इस अंदाज में सुनाते हैं कि वो कहते हैं, आज मैं भी इस वाक़ये को याद करता हूं तो यकीन मानिए एक दफ़ा तो पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर इसी वाक़ये की वजह से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। आज भी वो मुझे दिन याद है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद मुमताज़ शाह। वालिद साहब एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे जहां पे कई लोगों ने उनके हाथ पे बैयत की थी। एक दरबार जो बड़ा मशहूर पाकिस्तान का दरबार है, वहां के वो गद्दी नशीन भी थे। हमने वालिद साहब को हमेशा वज़ाइफ करते हुए, विर्द करते हुए और रातों को बेइंतहा इबादत करते हुए देखा था। हमारे घर का माहौल बहुत ही ज्यादा रूहानियत पर मबनी था। यह बात नहीं कि मैं अपने वालिद साहब की तारीफ कर रहा हूं, बल्कि अपनी आंखों देखा वो हाल आपको बता रहा हूं कि जब वालिद साहब मुझे कई बातें समझाते थे, कुछ बातें मैं मान लेता था, लेकिन नौजवान था, और कुछ बातों को इग्नोर कर देता था। जहां खुदा ने वालिद साहब को बेइंतहा इज्जत दी थी, बेइंतहा रिस्पेक्ट दी थी, वहीं पे बेइंतहा दौलत भी हमारे घर के अंदर इस अंदाज में मौजूद थी कि नौकर चाकर सब कुछ घर में मौजूद था। और यूं मैं लाडला बेटा होने की वजह से, भाइयों में सबसे छोटा था, लाडला बेटा होने की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें जो बाकी बड़े भाई तो मान लेते थे, लेकिन मैं कतरा जाता था। मेरी नमाजों की बाकायदगी नहीं थी। पढ़ लेता था, कभी पढ़ता था, कभी नहीं पढ़ता था, लेकिन जब भी दरबार पे उर्स होता और इस तरह की महफिलें सजाई जाती तो उसमें मैं शिरकत जरूर करता था। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन दिनों मैं पढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी की तालीम मेरी अभी जारी थी और मैं किताबें लेने के लिए अक्सर लाइब्रेरी में जाके बैठता और वहां पे किताबें पढ़ता। काफी अरसे बाद मेरा लाइब्रेरी जाना हुआ, और उस दिन जब मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था तो मैं अपनी गाड़ी की बजाय उस दिन पैदल था। आज मौसम बेइंतहा खूबसूरत था। आसमान बादलों से भरा हुआ था। घटाटोप घटाएं आसमान पे छाई हुई थी और किसी वक्त भी इंतहाई तेज बारिश हो सकती थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मैं इस मौसम को एंजॉय करते हुए पैदल ही चल पड़ा। चलते 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 मैं लाइब्रेरी पहुंचा, जहां कुछ अर्सा पहले मैंने उनसे किताब के लिए कहा था कि मुझे वो किताब चाहिए। उन्होंने कहा था आपको मंगवा कर दे देंगे, और आज उम्मीद थी कि वो किताब आ चुकी होगी। मैं चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो हमेशा लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, उनको जाके सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब देके बोले, आपने जो किताब कही थी, आपकी किताब आ गई है। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोले, रुकिए मैं लड़के को आवाज देता हूं, आपको अभी किताब पकड़ाता है। उन्होंने एक लड़के को आवाज दी। उसने कहा, जी आइए मेरे साथ। ये एक बड़ी सी शहर की लाइब्रेरी थी। मैं उस लड़के के साथ चल पड़ा। अंदर बिल्कुल खामोशी थी।
ऐसे लफ्ज़ों की खामोशी जो किताबों के अंदर कैद हो चुके थे, आप उनको पढ़ने के लिए बैठें, किसी किताब को खोलें तो उन लफ्ज़ों की एक ऐसी ज़ुबान थी, किसी और जहां में वो किताबें आपको ले जाती थी, लेकिन जब तक वो बंद थी और रैक के अंदर रखी हुई थी, एक खामोश लफ्ज़ों की ज़ुबान। और मैं प्यासा था उन लिखे लफ्ज़ों को पढ़ने के लिए, इसलिए रैक में लगी हुई मुख्तलिफ किताबों को ऐसे देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि एकदम से मैं ठटक सा गया। एक मेज के ऊपर नौजवान बैठा था, किताब खुली हुई थी, बड़े इन्हमाक से वो किताब पढ़ रहा था। एक हाथ उसने किताब को पकड़ा हुआ था सफ़ा बदलने के लिए और एक हाथ उसने अपनी गाल पे रखा हुआ था। उस नौजवान में कुछ तो ऐसा था, जब मैं उसके करीब से गुजरने लगा तो उसके अंदर एक ऐसी कशिश सी थी जैसे मैं रुक सा गया। कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, वो किताब ही पढ़ने में ऐसा मगन था। मुझे पता नहीं क्यों उसके करीब चंद सेकंड के लिए जो रुकना पड़ा था, उसकी शख्सियत की वजह से, उसकी कशिश की वजह से ऐसा कुछ तो था कि मैं कुछ सेकंड रुका, लेकिन आगे बढ़ गया और उस लड़के ने मेरी मतलूबा किताब मुझे पकड़ाई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने उनके सफ़ों को खोल के देखा, हाँ ये वही किताब थी। वो मुझे किताब पकड़ा कर चला गया। चंद सफ़े खोलने के बाद, पलटने के बाद मैंने किताब को देख लिया और वापस मुड़ा, उसी रास्ते की तरफ से जाने लगा जहां पे वो एक नौजवान बैठा किताब को पढ़ रहा था। मैं उसके करीब से गुजरने लगा, मेरी निगाहें किताब पे ही थीं कि मैंने जैसे ही निगाहों से उठा के उसके करीब से गुजरने लगा, अपनी आंखों को उसकी तरफ देखा तो वो नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। उसने मुझे देखा और देखते ही कहा, उसने अपना हाथ आगे किया और अपना नाम बोला। मेरा नाम रिजवान अख्तर है। उसने जैसे ही हाथ आगे किया और अपना नाम बोला रिजवान, तो ना चाहते हुए भी मैं रुक गया और फौरी तौर पे मैंने अपना हाथ आगे कर दिया और उसके हाथ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मेरा नाम मैंने उसको बताया, ज़ीशान हैदर है। लेकिन उसके हाथ के अंदर इतनी तपिश थी, इतना गर्म उसका हाथ था कि मुझे उसी वक्त महसूस हो गया इस नौजवान को तो अच्छा खासा तेज बुखार है। उसका हाथ जल रहा था। मैंने उसके गर्मजोशी से पकड़े हुए हाथ को कहा, लगता है आपको तो बहुत तेज बुखार है। वो नौजवान बोला, हाँ काफी तेज हो गया है बुखार। और उसी वक्त शायद मेरी निगाह उसकी निगाहों से टकराई। उसकी काली स्याह बड़ी बड़ी आंखों के अंदर मैंने जैसे ही झांक के देखा, मेरा हाथ उसके हाथ में था और गर्मजोशी से हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। और जैसे ही आंखों से आंखें टकराईं तो मुझे ऐसा लगा उसी लम्हे आंखों में देखते ही मैं दूर कहीं रेगिस्तान में पहुंच गया हूं। एक रेगिस्तान का बहुत बड़ा समंदर है, रेत ही रेत है, तपती दोपहर है, सूरज की शदीद गर्मी है और हर तरफ रेत ही रेत है। और उस रेत के अंदर मैं खड़ा हूं और रेत की बगोले, जिस तरह एक हवा बगोला होता है जिसको ट्विस्टर बोलते हैं, कि गोल गोल हवा घूमती है तो मट्टी को साथ साथ उड़ाती है, मैंने देखा उस रेगिस्तान के अंदर मैं खड़ा हूं और गोल गोल ऐसी रेत सी घूम रही है और एक बगोला सा ऐसे गोल घूमता हुआ मेरे पास से गुजरा। मैंने उसको जैसे ही देखा तो मुझे आवाज़ आई, एक पीछे भी हवा की आवाज़ है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी उसी तरह का एक ट्विस्टर हवा बगोला था। मेरे आगे पीछे दो हवा बगोले थे और मैं उस तपती दोपहर की रेत के अंदर खड़ा उस हवा बगोलों को देख रहा था कि एकदम से वो हवा बगोला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मेरे पीछे से आके मेरे जिस्म से टकराया। बकायदा जैसे ही मेरे जिस्म से टकराया मुझे झटका सा लगा और जैसे ही झटका लगा तो जैसे मैं उन ख्यालों से वापस आ गया। ये क्या था? इन आंखों में घूरते हुए मैं इतनी दूर किसी गहरे रेत के समंदर में चला गया था और मैं कितनी देर वहां रहा हूं मुझे यह भी होश नहीं था। एकदम मैंने अपनी आंखों को झटका, अपने दिमाग को झटका, जैसे खड़े खड़े नींद में चला गया था, जैसे नींद का झोंका आ गया था और उस नींद के झोंके में एक ख्वाब की सी कैफियत में चला गया था। वो मेरी तरफ देख के बोला, आप ठीक है ना?
मैंने कहा ओ सॉरी, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ जब आया था उस वक्त तो बहुत कम था, लेकिन अब शायद तेज़ हो गया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैंने जैसे ही कहा तो उसने भी कहा, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं शायद बाहर निकलना चाहता था और उसी वक्त वो भी खड़ा हो गया। वो भी शायद बाहर जाने के लिए तैयार हुआ था। वो मेरे साथ साथ चलता रहा, मैं भी खामोशी से चलता रहा। हम दोनों जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकले तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जो काफी देर से आसमान पे बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, अब वो भरपूर तेजी के साथ पूरी जमीन को बारिश गीला कर रही थी। किताब को मैंने इस अंदाज में छुपा लिया कि उसको गीले होने से बचाऊं, और वो तेजी से चलता हुआ मेरे साथ साथ आगे बढ़ा और मुझसे बोला, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये पास ही गली में मेरा घर है, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर चल सकते हैं। एकदम से जैसे मुझे लगा, हाँ ये बारिश में तो मैं भी अच्छा खासा गीला हो जाऊंगा, कुछ देर के लिए रुकना मुनासिब होगा। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है। हम दोनों तेजी से भागने वाली कैफियत में भाग तो नहीं रहे थे, तेज तेज कदम चलाते हुए गली के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन हमारे पूरे कपड़े भीग चुके थे। उस बारिश की वजह से लाइट जा चुकी थी, गली अंधेरे में डूबी हुई थी और बिजली चमकती तो एक किस्म का रास्ता नजर आता। अब हम तेज नहीं चल पा रहे थे। जैसे ही हम गली के कोने पे पहुंचे तो वहां पे एक दरवाजा, जो उसने बाहर से ताला लगाया हुआ था, जल्दी से जेब से चाबी निकाली और उस ताले को खोला। जैसे ही उस दरवाजे को उसने खोला, दरवाजे को खोलते ही एक गली नुमा सी एक रास्ता सा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था, लाइट गई हुई थी। वो मुझसे बोला, आप प्लीज अंदर आ जाइए। अब मैं अंदर कैसे जाता? अंदर तो आगे अंधेरा था, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया ताकि बारिश से बच सकूं। लेकिन उसने मुझे कहा, आप यहीं पे रुकिए, कम से कम आप बारिश से महफूज रहेंगे, मैं माचिस लेके आता हूं। वो भागता हुआ गया। यकीनन उसका घर था, वो रास्तों से वाकिफ था। मैं उस घुप अंधेरी गली के अंदर, गली तो नहीं थी, घर का एक रास्ता था, यकीनन कोई साइड पे कमरा होगा और ये रास्ता जा रहा था। तो उसी वक्त मुझे आवाज आई जैसे इस घर के अंदर कुछ परिंदे हों। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ है तो कुछ परिंदे उड़े हैं। मैंने क्लियर परिंदों की उड़ने की आवाज सुनी, जो 2-3 नहीं, यकीनन कोई 10-15 परिंदों की आवाज थी, जो तेजी से पर फैलाते हुए ऊपर की तरफ उड़े थे। मैं उनको देख नहीं सकता था, घुप अंधेरे में खड़ा था। और थोड़ी देर के बाद एक लालटेन जलाए उस गली में दाखिल हुआ, जो तकरीबन कोई 15-20 कदम की गली सी थी। तो मुझे बोला, आ जाइए। अब उस लालटेन की रोशनी इतनी थी कि मैं उसकी तरफ जाना शुरू हो गया। उस गली जो ख़त्म होती थी, वो जैसे ही गली ख़त्म हुई तो आगे लेफ्ट को एक रास्ता सा था। उस रास्ते में मैंने जैसे ही टर्न लिया तो आगे ये सहन था उस घर का। और तब मुझे अंदाज़ा हुआ, लेफ्ट साइड को एक कमरा बना हुआ था, शायद वो बैठक के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी, और दूसरी साइड पे एक दीवार ही थी। एक दीवार उस बैठक की थी, एक सीधी दीवार थी। आगे जाके आप जब टर्न लेते हैं तो आप सहन के अंदर पहुंच जाते हैं। उसी सहन में उस बैठक का दरवाज़ा भी था, और सामने एक पुराने स्टाइल का, बहुत पुराने स्टाइल का, लेकिन सीमेंट हुआ एक बरामदा बना हुआ था। लेकिन बरामदा काफ़ी नीचे था। ये गली और ये कमरा शायद बाद में बनाया गया था, जो ऊंचा था, गली के लेवल पे था, लेकिन जो बरामदा था उसके अंदर 2 कदम नीचे उतरना पड़ता था। लेकिन उस बरामदे को जब मैंने डिज़ाइन को देखा, उसकी सीमेंट को देखा, तो सीमेंट कई जगहों से उखड़ भी चुका था, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल का बना हुआ, काफ़ी पुराना सा बरामदा था। मैं उस बरामदे से उसमें दाखिल हुआ तो उस बरामदे में एक अजीब सी सनसनाहट थी, एक अजीब सी वहशत सी फैली हुई थी। और उसके दरो दीवार इतनी मट्टी से भरे हुए थे, जहां अब बारिश गिर रही थी उस जगह को तो बारिश ने धो डाला था, लेकिन बरामदे का वो अंदर वाला हिस्सा अभी भी मुख्तलिफ जालों से भरा हुआ था। और रात कि उस पहर जब बिजली गई हुई थी, वो पुराने अंदाज की बनी हुई वो बिल्डिंग इंतहाई खौफनाक नजर आ रही थी। उसी बरामदे के साथ ही एक
दरवाज़ा था और दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा था। एक दरवाज़ा बंद खड़ा हुआ था, लकड़ी का वो दरवाज़ा जो दो उसके पट थे, सिंगल डोर नहीं, टू डोर जो दरवाजे होते हैं पुराने दौर के, वो दरवाज़ा था। एक दरवाज़ा उसने जो खोला और कहा अंदर आ जाइए। उस कमरे में मैं जब दाखिल हुआ तो ये देख के हैरान रह गया कि कमरे की हर चीज़ इतनी बेतरतीब थी, जिस पे धूल मट्टी जमी हुई थी, जैसे कोई आता हो और अपने बिस्तर पर लेट जाता हो, किसी चीज़ को हाथ ना लगाता हो, सफाई तक ना करता हो। इस कमरे के अंदर भी मुख्तलिफ छोटे छोटे जाले लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े नहीं, जिस तरह कोनों पे ऊपर सारे जाले होते हैं, छत पे जाले होते हैं। जो पंखा भी लगा हुआ था काफ़ी पुराना और जालों से भरा हुआ। लेकिन एक बात थी, सामने जहां पे उसका बिस्तर था उसके बिल्कुल सामने एक छोटी सी दीवार के अंदर लकड़ी का एक ऐसा रैक बनाया गया था जिसके अंदर मुख्तलिफ किताबें लगी हुई थी। उन किताबों को देखकर लगता था वो काफी पुरानी किताबें हैं और जब से वहां रखी गई हैं उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, जिसकी वजह से वो किताबें भी काफी धूल मट्टी से अटकी हुई थी और शायद उसने कभी उनकी सफाई भी नहीं की थी। मैं उस कमरे में खड़ा देख रहा था कि किस जगह पे बैठूं, तो पास पड़ी हुई एक कुर्सी की तरफ उसने इशारा किया, अब इस कुर्सी पे तशरीफ रखिए। हाँ, वो कुर्सी शायद इतनी साफ थी कि उस पर बैठा जा सकता था, वरना मैं हैरान था कि सिवाय बिस्तर के हर चीज़ तो मिट्टी से भरी है, लेकिन शायद कुर्सी पे वो कभी कभी बैठता था, इसलिए वो कुर्सी भी साफ थी। लेकिन इस घर के अंदर आए हुए और बैठे हुए मुझे एक अजीब सा एहसास था, एक घुटन का सा एहसास। मैं कुर्सी पे बैठ तो गया और मुझसे बोला, आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूं। लेकिन एक सेकंड, आपके तो कपड़े सारे गीले हो गए हैं, क्या मैं आपको अपने कपड़े दे दूं? तो देखिए ना, मेरे कपड़े आपको पूरे आ जाएंगे। तो मैंने फौरन कहा, ओ नहीं नहीं, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, ये ठीक है, ठीक है, आप चाय पिला दीजिए। लालटेन उसने उसी कमरे में रखा और वो बाहर चला गया चाय बनाने के लिए। अब मैं अकेला बैठा उस कमरे की हालत को देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये कैसे यहां पे रहता है। अकेला बंदा यहां पे रहेगा तो कितना डर जाएगा। वैसे ही ये घर कितना खौफनाक है, कितना दहशतनाक है, कितना पुराना बना हुआ है और जिस अंदाज का बना हुआ है, ऊपर से जाले, सफाई नहीं, मट्टी धूल। भाई ये तो अच्छा खासा बंदा डर जाए। पहली दफा मुझे खौफ का एहसास हुआ। लेकिन उसी लम्हे मेरी निगाह उन किताबों की तरफ पड़ी जो सामने रैक के अंदर काफ़ी किताबें लगाई गई थी, बहुत पुरानी थी। उसमें से एक किताब जिसके साइड के ऊपर लिखा होता है, वहां पे खोपड़ी बनी थी, इंसान की जैसे खोपड़ी होती है। और मैं उस किताब की तरफ ऐसे देख ही रहा था कि मुझे महसूस हुआ किताब के अंदर से हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का, काला नहीं, सफेद सा, थोड़ा थोड़ा काला, थोड़ा सा सफेद सा धुआं निकल रहा है। मैंने कहा, ये क्या है? एकदम मेरे दिमाग से आवाज आई, कहीं इस किताब को आग ना लगी हो, इसमें से धुआं निकल रहा है। तो मैं अपनी जगह से उठा और चलता हुआ उस किताब के करीब गया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो कोई अमलियात की किताब थी, उसके ऊपर खोपड़ी बनी हुई थी। बाकी किताबों से वो सबसे मुख्तलिफ थी, काफ़ी मोटी और काफ़ी बड़ी किताब थी और काफ़ी पुरानी लगती थी। उसके कागज़ को बाहर से देख के लग रहा था काफ़ी पुरानी है। उसकी जिल्द, उसका गत्ता बहुत पुराना था और हाँ, उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। मैं उस किताब को खड़ा करीब से देख रहा हूं, उसमें से हल्का हल्का धुआं, पहले मैं समझा उसमें से मट्टी उड़ रही है। अगर मट्टी भी उड़ रही थी तो एक किताब से अगर कोई फूंक मारेगा तो मट्टी उड़ेगी और गायब हो जाएगी, तो वो मुसलसल कैसे उड़ रही थी? लेकिन पास जाने पे पता लगा वो धुआं उड़ रहा था। मैं अभी सोच ही रहा था क्या इस किताब को उठा के देखूं या उसको आवाज दूं, ये धुआं किस चीज का है, तो एकदम दरवाजे में किसी के दाखिल होने की आवाज आई। मैंने मुड़ के देखा तो वो कमरे में दाखिल हो चुका था। मैं एकदम से उससे बोला, रिजवान साहब, आपकी किताब में आग लगी है, इसमें से धुआं निकल रहा है। मुझे नहीं पता इसमें आग लगी है क्या, लेकिन इसमें से धुआं निकल रहा है। उसने किताब की तरफ देखना तक गवारा ना किया और मेरी बात को इस तरह अनसुना कर दिया जैसे उसने मेरी ये बात सुनी ही ना हो कि किताब के अंदर से धुआं निकल रहा है, कहीं इसमें आग ना लगी हो। उसने मुझसे कहा, आप चाय में मीठा लेंगे? जी, मैं मीठा लूंगा। तो उसने चाय में मेरे लिए मीठा डाला और कप मेरे आगे कर दिया।
उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे कि उस कमरे के अंदर बैठे हुए मुझे घुटन का सा एहसास था। अब मेरा दिल अजीब सा तेज तेज धड़कना शुरू हो गया। जैसे ही वो बैठ चुका मेरे साथ, मैंने चाय हाथ में पकड़ी तो मुझे अजीब इस अंदाज में महसूस होना शुरू हुआ कि मैं कुछ देर इस कमरे के अंदर और बैठा तो मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। घबराहट सी होने लगी थी, दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। ये कमरा ऐसा लगता था जैसे भारी भरकम कमरा हो। इस कमरे में हम दो इंसान ना हो, इस कमरे में कोई और भी मौजूद हो। यहां तो कोई नहीं था, हम दो ही तो थे, रिजवान और जीशान। लेकिन कुछ था। बस मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी से चाय खत्म करूं और भागूं यहां से। मैंने जैसे कैसे चाय खत्म की, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी। मैंने उसे कहा, मैं खड़ा हो गया तो बोले, अब बैठिए ना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर पहुंचना है, मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। तो मुझसे बोला, जीशान साहब कभी कभी आ जाया करें, मैं अकेला होता हूं, यहां कोई नहीं होता। अपने घर को एक तरफ देखा, उस कमरे को देखा और कहा, मैं हूं और मेरा ये कमरा और मेरी ये दुनिया, कभी आपके पास टाइम हो ज़रूर आइएगा। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मुझे टाइम मिला, आज तो जल्दी है तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। मेरा नाम याद रहेगा ना आपको? रिजवान अख्तर। हाँ हाँ, मुझे आपका नाम बिल्कुल याद रहेगा, मैं चलता हूँ। ओके शाहजी। उसने पहली दफ़ा मुझे कहा शाहजी, क्योंकि मेरा पूरा नाम मैंने उसको तारुफ कराया था, सैयद जीशान हैदर। मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसका हाथ अभी भी उसी तरह बहुत ज़्यादा गर्म था। मैं मुड़ा तो मुझसे बोला, रुकिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। और वो मेरे साथ चला। और जिस वक्त हम फिर बाहर कमरे से निकलने लगे तो फिर से एक परिंदों के उड़ने की आवाज़ आई। मैंने कोई परिंदे नहीं देखे, लेकिन बड़े बड़े परों की परिंदों की मुझे आवाज़ सी आई। और मैं चलता उस गली में दाखिल हुआ और गली से जैसे ही उस मकान से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सांस आ गई हो। मेरा सांस जो बंद हो गया था, खुली फ़ज़ा में आके मेरा सांस खुल गया हो। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ज़िंदगी में वापस लौट आया था। मेरे ऊपर एक जो बोझ सा बन गया था, मेरे ऊपर एक जो भारी भरकम सी हालात हो गए थे, अजीब सा हो गया था, मैं उससे बिल्कुल अब बेहतर हो गया था। वो वहीं रुक गया और मैंने हाथ हिलाया, ओके खुदा हाफिज़, और मैं चल पड़ा। मैं तेज़ी के साथ वहाँ से चल पड़ा। मैं जितनी जल्दी हो सके वहाँ से जाना चाहता था। और चलता चलता मैं उस गली से निकल गया। उस गली में अभी भी अंधेरा था, लाइट नहीं आई थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे कदम खुद ब खुद तेज़ चल रहे थे। पता नहीं क्यों मैं इस गली से भागना चाह रहा था। भागते भागते आखिर मैं इस गली से बाहर निकल गया। लेकिन वो शख्स, उसकी आंखें, उसका हाथ की तपिश और उन आंखों में झांकने के बाद एक ख्वाब की सी कैफियत में चले जाना, ये सब मुझे याद था। वो रात जब मैं अपने बिस्तर पे सोने लगा तो वो सब मंजर मुझे याद आ गए। हमारे दो घर थे, एक दरबार जहाँ पे हम रहते थे, आबाई घर जो हमारा एक वालिद साहब गद्दी नशीन थे, जो आबाई जगह थी वहाँ पे बहुत बड़ा घर था, और एक इस शहर में भी था। उन्होंने शहर का नाम बताने से मना किया है। तो मैं अपने घर पहुँच गया। वालिद साहब कभी इधर भी होते थे, कभी उस घर भी होते थे। उस रात सोते हुए वो शख्स, उसकी आंखें, उसका मिजाज, उसका घर, उसकी सारी बातें मुझे याद आईं। खैर 2-3 दिन तक वो मुझे शख्स भूल गया और मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। कोई शायद 2-3 महीने, सही मुझे याद नहीं है, 2-3 महीने हुए होंगे कि मैं एक दूसरे शहर गया। वो भी एक छोटा सा शहर था और मैं अपनी गाड़ी पे वहाँ पे जा रहा था। मुझे याद ही ना रहा कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल बहुत कम है। मैं जल्दी में निकला, लेट हो रहा था, गाड़ी स्टार्ट की और मैं चला गया। शहर से थोड़े ही फासले पे मैं पहुंचा था, यानी कि मजीद 5 मिनट का या 10 मिनट का रास्ता होगा कि मेरी गाड़ी झटके लेकर बंद हो गई। इंतहाई तेज धूप और ऊपर से गाड़ी बंद हो गई। क्या हुआ गाड़ी को, मैंने जब इधर उधर गौर से देखा तो पता लगा पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। अब मैं
क्या मोबाइल निकालूं और किसी को कॉल करूं? लेकिन मसला ये है, कोई आएगा तो इतनी देर में इस गर्मी में, तपिश में यहीं गाड़ी के अंदर बैठा रहूंगा, क्योंकि एसी बंद हो चुका था। तो अब क्या करूं? अगर कोई आएगा तो बहुत देर हो जाएगा। इसका एक ही हल है कि मुझे अभी कोई भी बाइक वाला जो करीब से गुजरे उसको रोकना चाहिए और उसको रोक के रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पास ही शहर है, जाके पेट्रोल ले आऊंगा, उसको भी पैसे दे दूंगा, गाड़ी में पेट्रोल डाल दूंगा। अब मैं उस तेज धूप के अंदर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूं और वो रोड वीरान पड़ा हुआ है। कुछ गाड़ियां तो गुजरी हैं लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं है। बाइक नजर आए तो मैं किसी को रोक सकूं। थोड़ी देर के बाद मेरी किस्मत अच्छी, एक बाइक आती हुई मुझे नजर आई। वो जैसे ही बाइक को मैंने देखा, मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और बाइक को मैंने रुकने का इशारा किया। बाइक ने करीब आके ब्रेक लगा ही दी और मैं ये देख के खुशी की मेरी इंतहा न रही कि बाइक पे कोई और नहीं, वही शख्स था जिससे मैं लाइब्रेरी में मिला था और उसके घर गया था और उसने मुझे चाय पिलाई थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी कशिश थी। रिजवान उसका नाम था। मैंने उसको जैसे ही देखा तो मैं एकदम, मेरी आंखों में शनासाई आ गई और वो भी मुझे एकदम देख के बोला, शाहजी आप? मैंने कहा हाँ, शुक्र है तुम मिल गए, मुझे हेल्प की ज़रूरत थी। हाँ हाँ बताइए। मैंने कहा मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं इसलिए बाइक को रोकना चाह रहा था कि शहर से जाके, ये पास ही तो है, 5-10 मिनट का रास्ता है, पेट्रोल ले आएँ। कह रहा आइए आइए बैठिए। मैं उनके पीछे बैठ गया। मैं जैसे ही उसके पीछे बैठा उसने बाइक चला दी। अभी मुझे उसके पीछे बैठे हुए शायद 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मुझे लगा कि मेरे कंधे शदीद भारी होना शुरू हो गए हैं। ऐसे भारी होना शुरू हो गए हैं, भारी भरकम होते गए हैं, मेरा सर भारी होता गया है, मेरे कंधे भारी होते गए हैं और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं। और बाइक शायद 3 मिनट ही या 4 मिनट ही चली होगी कि एकदम उसके वजूद ने झटके लेने शुरू कर दिए और मैं पहले ही परेशान, मेरा दिमाग और मेरे कंधे भारी हैं और मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे अजीब सा एक महसूस हो रहा है जैसे चक्कर से आते हैं, वॉमिट सी फील होती है और आपका पूरा वजूद भारी हो जाता है, ऊपर से उसका वजूद झटके ले रहा है। उसने आगे जाके बाइक एक दरख्त के साथ रोक दी और जल्दी से नीचे उतर गया। उसको नीचे उतरता देख के मैं भी नीचे उतर गया और दरख्त की छाँव में चला गया। मुझसे बोला, आप वाकई शाहजी हैं? जी। मैंने कहा क्या कहा? तो मेरी आंखों में देख के बोला, आप वाकई एक सैयदजादे हैं, मैं मान गया हूं इस बात को। क्या मतलब है इस बात का? मैंने उससे पूछा। अब रुकिए, यहीं रुकिए। और उसकी आंखें बंद होने लगी, ऐसे जैसे उसको चक्कर से आ रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कहता हाँ, बस 1 मिनट दे दीजिए, मुझे कुछ उससे बोला भी ना जा रहा हो। मुझे खुद समझ ना आ रही। बाइक से उतरने के बाद मेरी अपनी तबीयत बोझल थी, अब बेहतर होना शुरू हुई थी, मुकम्मल बेहतर नहीं हुई थी। मुझे खुद मदद की ज़रूरत थी कि कोई मुझे पकड़ के बिठा दे या कोई सहारा दे, मैं गिर जाऊंगा। यहाँ तक कि मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गया, मट्टी पे। वो कुछ देर ऐसे झूमता रहा, मैं उसको क्या उसकी मदद करता, मुझे खुद मदद की ज़रूरत थी। और थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत जैसे बेहतर होगी और बोला, रुकिए मैं आपके लिए पेट्रोल लेकर आता हूँ। मैंने उसे पैसे दिए, वो नहीं ले रहा था, मैंने उसको ज़बरदस्ती दिए, अगर उसने पैसे लिए और वो गया और वो पेट्रोल लेकर आ गया और यूं हमने गाड़ी में पेट्रोल डाला। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी तबीयत कुछ आज बेहतर नहीं है, बस आप मिल गए, मैंने आपका काम कर दिया, मुझे वापस पहुंचना है, मैं इजाज़त चाहूँगा। और वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो चला गया। मैं गया, अपना काम शाम किया। ये उन दिनों की बात है, मोबाइल नए नए आए थे, मतलब नए नए से मतलब छोटे मोबाइल होते थे, ये बड़े टच वाले मोबाइल नहीं थे, अभी छोटे वाले आए थे, बटनों वाले मोबाइल होते थे। और जब वो जाने लगा तो मैंने उसे कहा, मेरी कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो उसने कहा, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं ज़रूर आपसे रब्ता करूँगा। मैंने उसको अपना नंबर भी दे दिया, उसने भी अपना नंबर मुझे दे दिया। वो चला गया और तकरीबन शायद 4-5 माह तक ना वो मुझे मिला और ना मैं उसको मिला। हम दोनों एक दूसरे को तकरीबन भूल गए। तकरीबन 5 महीने बाद की बात है। अब दरबार पे मेला शुरू होने जा रहा था। 1-2 दिन के बाद मेला था।
उसकी हम तैयारियों में लगे हुए थे, वाले साहब के साथ हाथ बटाना होता था, इंतज़ामात को देखने होते थे। वैसे तो बहुत सारे लोग, उन्होंने ही काम करने होते थे, हमने सिर्फ सरबराही करनी होती थी, पूछना होता था ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, इस तरह का। तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मैंने नंबर तक नहीं देखा, मसरूफ़ था, मैंने कान से लगाया, मैंने कहा हेलो। तो आगे से आवाज़ आई, शाहजी बात कर रहे हैं? जी जी बोल रहा हूँ, बोलिए। शाहजी आपको याद है? उसने अपना नाम बताया, रिजवान अख्तर। आप मेरे घर आए थे और उसके बाद गाड़ी के अंदर मैंने पेट्रोल डलवाया था। ओह हाँ हाँ रिजवान साहब, जी जी जी, आप मुझे याद हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ शाहजी। क्या हुआ है आपको? क्या आप मेरे पास अभी अभी मेरे घर आ सकते हैं? अभी? लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आ जाइए, मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ और आपने ही कहा था मुझे आवाज़ ज़रूर देना। शाहजी आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब इंतज़ामात भी थे और जिस अंदाज़ में उसने मदद मांगी थी, एक मेरे लिए भी वो था कि किसी शख्स को, किसी इंसान को जो अकेला रहता है, मदद की ज़रूरत है, तो ये कैसे हो सकता है मैं उसकी मदद ना करूँ। मैंने गाड़ी पकड़ी और सीधा रवाना हो गया। उसकी गली के बाहर मैंने गाड़ी रोक दी, आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी। उतरा और उसके घर की तरफ चला गया। दरवाज़ा शायद उसने अंदर से बंद नहीं कर रखा था। मैंने जैसे ही दरवाजे को खटखटाने की कोशिश की, दरवाज़ा खुल गया। ये दिन की रोशनी थी और मैं उस गली के अंदर से गुजरा जहाँ पे अब तो दिन की वजह से उजाला ही उजाला था। तो अब मैंने दरो दीवार को देखा तो वाकई अच्छा हुआ उस रात को बिजली नहीं थी, मैंने दरो दीवार को नहीं देखा था, वरना मैं डर सा जाता। लेकिन जैसे ही उस गली को क्रॉस करके मैं उल्टे साइड पे मुड़ा जहाँ पे सहन सा था और वो बैठक सी थी, तो एक लम्हे के लिए मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई। घर के अंदर से ऐसी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई औरतें, बच्चियाँ, मर्द, बिल्लियाँ रो रही हों। क्लियर इंसानों की भी आवाज़ थी, बिल्लियों की भी आवाज़ थी। बिल्लियाँ जैसे आपस में लड़ती हैं और गुर्राती हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालती हैं, वैसी आवाज़ें भी थीं। और औरतों की रोने की, गुस्सा करने की, इतनी मिक्स आवाज़ें थी कि मैं डर गया कि ये घर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं, क्या कोई फौतगी हो गई है, कोई मातम है इस घर में ही। लेकिन वो रोने की आवाज़ नहीं थी, जैसे कोई चिल्लाता है, गुर्राता है, अजीब से गुस्से का इजहार करता है, ऐसा हो रहा। तो मैं एक सैयद ज़्यादा होने के बावजूद डर गया और मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई। उसी लम्हे मैंने फौरी तौर पे कुरान मजीद की आयत पढ़ना शुरू कर दी। आयत पढ़ता हुआ उस दिन की रोशनी में मैं उस बरामदे तक पहुंचा तो बरामदा आज दिन की रोशनी में रात से भी ज़्यादा मुझे वहशतनाक नजर आया। मैंने उस बरामदे को अबूर किया और जैसे कमरे में दाखिल हुआ तो ये क्या देखता हूं, रिजवान नीचे फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ है, उल्टे मुंह पड़ा है। और कमरे के अंदर से अभी भी वो आवाज़ें जो आ रही थीं, अभी भी बाहर तेज़ आ रही थीं। अब कमरे के अंदर से वही सारी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन हल्की हो गई थी, जैसे पूरे कमरे में चीखो पुकार हो रही और आवाज़ें हल्की हल्की आ रही थी। मैं डर गया। उसको मैंने बेहोश पाया और मेरे मुंह से एक फ़िक्रा निकला, कौन है कमरे में, कौन है? लेकिन कोई भी आवाज़ ना सुनाई थी, रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कुरान पढ़ता हुआ, अल्लाह का कलाम पढ़ता हुआ रिजवान के पास गया। उसको मैंने उठाने की कोशिश की, वो बेहोश था। उसको जैसे कैसे मैंने उठाया, उठाकर बड़ी मुश्किलों से बिस्तर पर लिटाया। मुसलसल कुरान का मैं विर्द करता जा रहा था और मैंने जैसे ही उसके चेहरे पे फूंके मारी, दम किया, तो मुझे ऐसा लगा मेरे दम करने से जैसे उसने झटका लिया हो। उसके पूरे वजूद ने एक झटका सा लिया। मैंने दोबारा पढ़ के उसके ऊपर दम किया तो थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोल दी और जैसे उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। वो बहुत ही बीमार से लहजे में बोला, आप आ गए, आप आ गए। पूरे कमरे का उसने एक दफा जायजा लिया और बोला, मैं बच गया हूं, मैं बच गया हूं, पानी पानी पिला दीजिए। मैंने इधर उधर देखा पानी की तलाश में। एक जगह पे मुझे जग और गिलास नजर आ गया। मैंने पानी तो उठाया लेकिन उसके ऊपर पड़ के दम किया और वो पानी उसको पिलाया। जैसे ही उसको पानी पिलाया उसने खांसना शुरू कर दिया।
वो पानी उसके मुंह और नाक से बाहर निकल आया, लेकिन उसने इशारा किया कि मुझे पिलाओ पिलाओ। मैं नहीं समझ पाया था कि उसके पानी क्यों निकला, लेकिन मैंने उसको पिलाया। वो जल्दी जल्दी घटाघट करके पानी पी गया, और पानी पीने के बाद उसकी लाल सुर्ख आंखें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो गई। वो खुद से उठने की कोशिश की और उसने उठ के बैठा, टेक लगा के बैठा। मैंने सही कहा था, आप सच में एक सैयद घराने से हैं, मुझे बाहर ले चलिए। हाँ हाँ चलो। अभी तक उस कमरे से जो मुसलसल आवाजें आ रही थी, जैसे उसको उठा के मैंने उस बिस्तर पे लिटाया और उसके चेहरे पे फूंके मारी थी, जब उसके वजूद ने झटके मारे थे, तो उसी वक्त वो आवाजें बंद हो गई थी। जब वो होश में आया तो आवाजें नहीं थी, तभी वो इधर उधर देख रहा था। मैंने उसे सहारा दिया, वो खड़ा हो गया। वो काफी कमजोर नजर आ रहा था, बीमार नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जब वो मुझसे आखिरी दफा मिला था उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसकी सेहत बहुत कमजोर हो गई थी। हड्डियों का ढांचा सा हो गया था, ढांचा तो नहीं लेकिन काफी कमजोर हो गया था। मैं उसको लेकर बाहर आ गया। उसने खुद कहा था मुझे इस घर से बाहर ले चलिए। उसने मेरा हाथ थाम लिया। आज भी उसका हाथ वैसे गर्म था जैसे आग आग निकल रही हो उसके हाथ से। क्या उसको हर वक्त ही बुखार रहता है? मैं उसका हाथ थामे हुए, उसका हाथ कांप रहा था। उसको जब गली से बाहर ले आया तो उसने आके एक गहरी सांस ली, उसी तरह की जब पहली दफा मैं इस घर में आया था, और बाहर निकल के मैंने एक गहरी सांस ली थी कि शुक्र है मैं होश में आ गया हूं। और वो मेरे साथ चलता चलता गाड़ी तक आ गया। मैंने गाड़ी के अंदर उसको बिठाया, गाड़ी के शीशे बंद किए, एसी चला दिया। मैंने उससे पूछा सब खैरियत है, क्या हुआ है? कुछ देर वो दूर, जैसे इंसान देखता तो बज़ाहिर ऐसा है दूर किसी चीज को देख रहा हो, लेकिन उसकी आंखें दूर किसी खला को घूर रही होती हैं, किसी लफ्जों का चुनाव कर रही होती हैं, लफ्ज इकट्ठे कर रही होती हैं। वो लफ्ज इकट्ठे करता रहा और उसके बाद बोला, ये कहानी है अख्तर हुसैन, मेरे वालिद अख्तर हुसैन। मेरे वालिद साहब के यहां पहला पहला बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इमरान अख्तर रखा, और उसके बाद एक और बेटा हुआ, उसका नाम कामरान अख्तर रखा, और तीसरे बेटे का नाम रिजवान अख्तर, यानी कि मैं। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 3.5 साल थी। दोनों भाई मुझसे काफी बड़े थे। हमारी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई। वालदा के मरने के बाद बच्चे तीनों छोटे थे। सारे रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि आप भी जवान हैं, बच्चों को माँ की ज़रूरत है, आप शादी कर लीजिए। वाले साहब बच्चों के लिए शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा ज़िद किया, तो आखिरकार एक खातून का इंतखाब हुआ जो बड़ी नेक, सुलझी हुई, अल्लाह वाली समझी जाती थी। उनको निकाह के लिए राज़ी कर दिया गया। यूं सलमा के साथ हमारे वाले साहब अख्तर हुसैन की शादी हो गई। वाले साहब ने पहले दिन ही सलमा को कह दिया कि मुझे अपनी औलाद से बहुत प्यार है और मैंने ये शादी अपनी औलाद के लिए की है। मैं तुम्हें बीवी की इज्जत दूंगा, बीवी का रुतबा दूंगा, बीवी का प्यार दूंगा, एहतराम दूंगा, तमाम ज़रूरियात ख्वाहिशात को पूरा करूंगा। बस तुमसे एक ही डिमांड है, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना। तुम्हारे तमाम हकूक़ को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को माँ का प्यार देना। और सलमा ने भी कहा आप बेफिक्र रहिए। अब बड़े दोनों भाई पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते और मैं माँ के पास होता। सलमा बज़ाहिर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि दौलत की ख्वाहिश में, जिसकी उम्र बड़ी हो गई थी, अभी तक उसकी शादी इसलिए नहीं हो सकी थी कि वो दौलत चाहती थी। दौलत के इंतज़ार में उसने वक्त गुजार दिया था और ओवर एज हो गई थी। लेकिन वो कहीं से एक ऐसा अमल सीख बैठी थी, एक ऐसा चाप सीख बैठी थी, उस मंतर को पढ़ने से वो दौलतमंद हो सकती थी।
और उसने ये शादी की इसलिए थी कि इस घर में उसके पास मौके थे, वो बैठ के पढ़ सकती थी। जिस घर में वो रह रही थी वहाँ पे वो करने की कोशिश करती, माँ बहन भाई थे, वहाँ वो कर नहीं सकती थी। एक लड़की के लिए करना, अब तो वो बड़ी उम्र की हो गई थी, मुश्किल था। इस शादी पे वो खुश थी और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही बच्चे चले जाते, वो रिजवान को सुला के अपना मंत्र कमरे में बैठ के पढ़ना शुरू कर देती। रिजवान बच्चा होता, वो सो जाता और वहीं चारपाई पे बिस्तर पे बैठे हुए वो अपना मंत्र पढ़ती रहती और उसको मंत्र की एक खास गिनती होती जो पूरी करनी होती। वो एक काला जादू था। वो 3 महीने के लिए उसने करना था और वो बेहतरीन टाइम ऐसा मिला कि पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कुछ उसके साथ होता रहा कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसा बेहतरीन मौके उसके पास आ गए थे। वो जानती थी वो अपने इस मंत्र को मुकम्मल कर लेगी। पढ़ते 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 1.5 महीना हो गया। ऐसा वक्त सेट हुआ था कि वो रिजवान को गहरी नींद सुला देती। बाकी बच्चे स्कूल होते, शौहर काम पे होते, और जब तक बच्चे स्कूल से वापस आते तब तक रिजवान को भी वो जगा देती, बच्चों को खाना देती, शौहर का ख्याल रखती। सब कुछ उसने मैनेज कर चुकी थी, अमल वो अपना करती जा रही थी। लेकिन तकरीबन 1.5 महीने बाद रिजवान जो पास सोया हुआ था उसकी आंख खुल गई। शायद वो रिजवान पे कोई मंत्र पढ़ती थी या रिजवान पे क्या करती थी कि वो गहरी नींद सोया रहता था। उस दिन वो गहरी नींद ना सो सका, बल्कि नींद से बेदार हो गया। और जैसे ही नींद से बेदार हुआ, उसको भूख लगी थी। वो उठते ही खाना मांगता था, लेकिन आज वो वक्त से पहले उठ गया और उठते ही देखा माँ एक खास अंदाज में बैठी है। बच्चा था, मासूम था, जानता नहीं था, कुछ पढ़ रही है। और वो उठा और वहीं से बैठे हुए कहा, माँ मुझे खाना चाहिए। माँ कैसे जवाब देती, वो कैसे उस मंत्र को तोड़ देती, कैसे उस दायरा कड़ा को तोड़ती। वो चुप करके पढ़ती रही। उसने दूसरी दफ़ा कहा। जब माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो सीधा माँ के पास गया और माँ को जिस तरह बच्चा लाड से, प्यार से झंझोड़ता है, हिलाता है कि माँ सोई हुई हो या किसी मसरूफ़ हो या क्या हो, इस अंदाज में गया और उसको इस अंदाज में झंझोड़ के उसकी गोद में चला गया। वो उस दायरा कड़ा को तोड़ के उसकी गोद में चला गया था और उसने उसको झंझोड़ दिया था। गलती हो गई थी। ये तो जाप ही ऐसा था, मंत्र ही ऐसा था, इसमें तो दायरा कड़ा में कोई आ ही नहीं सकता था। और उसको तो पढ़ना ही इस तरह होता था कि कोई डिस्टर्ब ना करे। वो तो डिस्टर्ब हो गई थी, उसको हिला दिया गया था। वो हिलाना क्या था कि उसने एक जोरदार चीख मारी और वहीं पे बेहोश हो गई। अख्तर रोता रहा। जब भाई भी स्कूल से आ गए तो वो रो रहा था। माँ बेहोश थी। बाप आया, उसको होश मिलाया गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी, दिमागी तवाज़ुन उसका खो गया था। मुश्किलों से उसको अस्पताल ले गए, लेकिन अब वो होश में तो आ गई, लेकिन दिमागी तवाज़ुन डॉक्टरों ने कह दिया था इसको कोई शॉक पहुंचा है, झटका लगा है, इसका दिमाग काम कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। अब वो ऐसी हो रही थी कि कभी कभी होश में आ जाती, सब कुछ करती, और कभी कभी कहके लगाना शुरू कर देती, रोना शुरू कर देती, पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती। वालिद और परेशान हो गए। अब बीवी को भी संभालना पड़ रहा था। बीवी तो वो लाए इसलिए थे कि बच्चों का ख्याल रखेगी। जैसे कैसे हालात चल रहे थे कि एक दिन दोपहर के टाइम तपती हुई धूप में नंगे पांव वो उठी और चलती हुई ऊपर छत पे चली गई। इतनी तेज धूप थी कि कोई भी पांव जमीन पे आप टच करेंगे तो आपके पांव जल जाएंगे, और वो नंगे पांव वॉक करना शुरू हो गई। वैसे वॉक कर रही थी नीचे। 4 साल का अख्तर अपने हमसाये के साथ बैठा खेल रहा था। ऊपर से वॉक करते करते उसने नीचे देखा, बेटे अख्तर के साथ एक लड़का बैठा हुआ है। उसने लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक पैदा हुई, और उसी वक्त उस लड़के ने भी ऊपर की तरफ देखा तो पता नहीं क्या हुआ, अपनी जगह से खुद ब खुद उठा और लड़का चलता हुआ सीधा सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू हो गया। अख्तर उसको आवाजें दे रहा था, कासिम, कासिम कहां जा रहे हो, कासिम। कासिम ने सुना ही नहीं। कासिम चलता चलता ऊपर चला गया। वो पहले बैठ के देखता रहा अख्तर के कासिम ऊपर कहां चला गया है, और एकदम से उसको कासिम की चीखने की आवाज आई। वो भागता हुआ ऊपर गया। जब छत पे जाके देखता है तो उसकी मां ने कासिम का हाथ पकड़ा हुआ है और दांत उसके हाथ के अंदर गाड़े हुए हैं। मासूम था, भागा नीचे की तरफ और सीधा हमसायों के घर में गया और उनको आवाजें दी कि कासिम को ऊपर मां ने पकड़ लिया है। वो औरत, उसके शौहर सारे भागते हुए ऊपर आ गए।
और जब सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे क्या देखते हैं, कासिम चीख रहा है, कासिम का बाजू सलमा के मुंह में है और वो उसका खून चूस रही है। भागती हुई मां ने जल्दी से जैसे कैसे उसका बाजू छुड़वाया, अपने बच्चे को छुड़वाया, इससे पहले कि वो सलमा को धक्का देती, मारती, कुछ कहती। सलमा की आंखों में देखते ही उसकी जान निकल गई। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो ऐसी भयानक खौफनाक आंखें थी कि औरत थर थर कांपना शुरू होगी। उसने अपने बेटे को उठाया और जल्दी से नीचे भागी कि ये सलमा नहीं है, निकलो नहीं तो ये मार देगी सबको। और वो बच्चे को लेके जल्दी से नीचे आ गए। और वही लम्हा था जब उस हंसती हुई खून आलूद आंखों के साथ सलमा ने सामने खड़े हुए अपने बेटे अख्तर को देखा। और उसी लम्हे सलमा के अंदर से एक काला स्याह धुआं निकला जो उसके बालों से और उसके बाद उसकी आंखों से निकला। वो धुआं उसकी आंखों से और बालों से इस अंदाज में निकला कि उसके सर के ऊपर ऐसे वो धुआं कुछ देर चक्कर लगाता रहा और उसके बाद वो धुआं सीधा गया और अख्तर के मुंह के अंदर चला गया। और उसी लम्हे सलमा ने चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। और कुछ दिनों के बाद सलमा अल्लाह को प्यारी हो गई। सलमा जिसकी वजह से अख्तर हुसैन बहुत परेशान थे। रिजवान उसका नाम है लड़के का, रिजवान के अख्तर के अंदर नहीं, रिजवान के अंदर चली गई। अख्तर तो वालिद का नाम था। फिर लोगों ने मशवरा दिया कि और शादी कर लें, बीवी मर गई। उन्होंने कहा अब मैं और शादी नहीं कर सकता, बस इन्हीं बच्चों के साथ गुजारा करूंगा। वक्त गुजरता रहा, दोनों बड़े भाई तो पढ़ लिख गए, लेकिन उस धुएं की वजह से जो रिजवान के अंदर चला गया था, उस धुएं की वजह से रिजवान स्कूल ना पढ़ सका। थोड़ा बहुत पढ़ गया लेकिन कॉलेज की लाइफ तक ना जा सका। लेकिन उसी वक्त से उसके साथ ऐसे वाकयात होने शुरू हो गए कि उसके वजूद को झटके लगते और उसका वजूद अकड़ सा जाता, उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती और घर वाले देखते उसके वजूद के अंदर से काला धुआं निकल रहा है। कभी कभी घर वाले देखते कि रात के टाइम पे दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता और जहाँ पे अख्तर सोया हुआ होता एक बहुत बड़ी काली स्याह बिल्ली और एक काला स्याह बिल्ला आते और अख्तर के बिस्तर के करीब, अख्तर बार बार मुंह में आ रहा है, रिजवान, अख्तर उनका वालिद था, रिजवान के बिस्तर के बिल्कुल करीब आके बैठ जाते और घर वाले उनको भगाते तो वो बिल्ली और बिल्ला काली स्याह बड़ी जो जिसामत के साथ होते, घर वालों को ऐसे घूरते कि घर वाले डर जाते। जैसे कैसे वो वक्त भी कटा, लेकिन भाई उस घर को छोड़ के शादी करके कहीं और शिफ्ट हो गए। अब अख्तर अकेला था और उस घर में वालिद था। वालिद जानता था कि बेटे के साथ सलमा की वजह से मसला हो चुका है। सलमा के साथ जो मसला हुआ था वो सलमा अपना मसला बेटे के अंदर शिफ्ट कर गई है। बाप था, क्या करता, बेटे का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन रिजवान अब गुमसुम सा हो गया था, चुप सा हो गया था। जब वो स्कूल में पढ़ता तो उसके साथ ये होता, कोई भी स्टूडेंट उसके साथ लड़ता, उसके साथ बदतमीजी करता तो वो तो घर आ जाता, लेकिन उस स्टूडेंट के साथ ऐसा बुरा होता कि स्टूडेंट इससे डरना शुरू हो गए और स्कूल में मशहूर हो गया कि इसके साथ कोई पंगा न ले, इसके साथ कोई चीज़ें हैं, अगर कोई इसके साथ पंगा लेता है तो वो चीज़ें उसको नुकसान पहुंचाती हैं। कई दफ़ा लड़के कहते कि हमारी कापियां जो बस्ते के अंदर रखी होती वो इस तरह किरची किरची फाड़ चुकी होती, कुछ जैसे किसने फाड़ दी हो, बस्ता फाड़ दिया हो, किताबों को आग लग जाती। जो भी अख्तर रिजवान के साथ पंगा लेता था उसके साथ काम खराब हो जाता। रिजवान मशहूर हो गया था कि इसके साथ शदीद कोई मसला है। यूं कुछ अरसे बाद उसको मैट्रिक भी ना करने दी गई, स्कूल से निकाल दिया गया। अब वालिद चाहता था वो इसकी शादी कर दे, लेकिन वालिद देख चुका था उसके साथ जिस तरह के मामलात हो रहे हैं, कोई लड़की इसके साथ कैसे शादी करेगी। वालिद इस दुख को लिए इस दुनिया से चला गया। अब भाइयों ने तरस खाया। जो दूसरे नंबर का भाई था कामरान, उसने कहा अकेला है, अपने पास बुला तो लिया, उसके बीवी बच्चे थे, पढ़ लिख के काफ़ी अमीर हो गया था, लेकिन उसने कहा भाई मैं मजबूर हूँ, मैं जानता हूँ तेरे साथ मामलात इस तरह के हैं, मैं बीवी बच्चेदार हूँ, तुझे अपने घर में रख तो रहा हूँ, अकेला देखता हूँ तुझे रहते हुए, वो भी तकलीफ़ होती है, लेकिन नौकरों के साथ जो कमरा है वो मैं तुझे दे रहा हूँ, तू वहाँ पे रहेगा। शर्त मेरी ये है, तू उस कमरे से बाहर नहीं निकला करेगा। तूने कॉलेज पढ़ना है पढ़, स्कूल पढ़ना है पढ़, जो करना है मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा, लेकिन तू उस अपने कमरे में ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा।
रिजवान भी शायद इस बात को समझ चुका था। वो खुद ही कमरे में कैद रहता, वो बाहर नहीं निकलता था, जानता था उसके साथ मामलात किस तरह के हैं। वक्त गुजरता रहा कि एक दिन उनके घर में एक मुलाजिम की मौत वाक़ हो गई। खुदा बेहतर जाने वो कैसे मरा था, लेकिन इस तरह की अचानक मौत ने सबको सवालिया निशान डाल दिया था कि हो ना हो रिजवान के साथ जो चीज़ें हैं उन्हीं की वजह से ये हुआ है। घर वाले, फैमिली सारे डर गए। वो कमरे में कैद था, उसने कुछ नहीं किया था। और जब भाई ने उसको बुला के कहा, अब मुलाजिम भी काम करने को तैयार नहीं है, जाने को, छोड़ने को तैयार है, मेरी बीवी बच्चे डर चुके हैं, भाई मैं हाथ जोड़ के तुमसे शर्मिंदा हूं और यही कहूँगा, यहाँ से चले जाओ, अब्बा का जो घर पड़ा हुआ है वहीं पे रहो। और उस दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब्बा के घर में आ गया। और जब मैं इस घर में आया जहाँ से अभी आप मुझे लेके आए हैं, तो उस घर में पहली दफ़ा उन चीज़ों ने मेरा सामना किया। मेरी माँ सलमा जो मंत्र पढ़ रही थी वो कोई काले जादू का मंत्र था और वो शायद आधी कामयाब भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी सज़ा तो उसको मिली। वो चीज़ें मेरे साथ अटैच हो गईं। आपने पहली दफ़ा मेरे घर में उस किताब के अंदर से धुआं निकलते हुए देखा था, याद है? वो मेरी माँ की किताब है, सलमा की, जो वो पढ़ती थी। उसी से उसने वो सारे अमल किए थे। मैं उस किताब को फेंकना भी चाहूं तो वो वापस इसी घर में आ जाती है। और जब इस घर में आप दाखिल हुए होंगे, कई आपने रोने की, चीखने की, बिल्लियों की, इंसानों की, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की आवाज़ें सुनी होंगी। वो उन्हीं जिन्नात की आवाज़ें हैं। आपसे जब मैं पहली दफ़ा मिला था, आपने मेरे वजूद को हाथ लगाया था तो आपको करंट नहीं लगा था, मेरा वजूद सिर्फ गर्म लगा था। और जब मैं आपको घर में देख के घर लाया था तो उस दिन भी मुझे कुछ आपके अंदर कशिश महसूस हुई थी। और अब जब आप उस दिन मुझे उस बाइक पे मिले और मैंने आपको पीछे बिठाया तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी आज तक हालत ख़राब नहीं हुई, लोगों की हालत ख़राब होती है, शायद आपकी भी हालत ख़राब हुई हो, लेकिन मेरी शदीद हालत ख़राब हो गई थी। वो इसलिए कि मेरे पीछे एक सैयद ज़ादा बैठा था जो हकीकी एक सैयद ख़ानदान से था। उसकी वजह से वो जितनी भी चीज़ें मेरे साथ थीं उनको तकलीफ़ हुई थी, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उस वजह से उन्होंने मेरी हालत को ख़राब कर दिया था। और मैंने, याद है आपको, कहा था आप सचमुच में एक सैयदज़ादे हैं। और मैं अब जब उस घर में रह रहा था तो मेरा खाना पीना कम होता जा रहा था। अब वो चीज़ें मुसलसल मेरे सामने आ रही थीं। अब मैं उनके असली रूप देख चुका हूं। अगर आपको बताऊंगा आप डर जाएंगे। वो बहुत खौफनाक हैं और एक नहीं कई हैं। वो मेरे सामने आ चुकी हैं और वो मेरी माँ के साथ से मेरे साथ हैं। वो मुझे मार देंगी। आज जब मैंने आपको फ़ोन किया कि मुझे आप आ जाइए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैंने फ़ोन बंद ही किया था कि उस कमरे के अंदर एक क़यामत बर्पा हो गई थी। दरो दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ ऐसे हिलना शुरू हो गया था जैसे ज़लज़ला आ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था, भी फ़ोन बंद ही किया था कि किसी चीज़ ने उठा के मुझे नीचे फर्श पे मारा है। और पूरे कमरे के अंदर एक ऐसा तूफ़ान आ गया था, ऐसा गुस्से का इजहार हो रहा था कि क्यों बुलाया है मैंने उसे, आज हम तुम्हें जान से मार देंगे, क्यों बुलाया है तुम्हें। और उसके बाद मुझे मारना शुरू कर दिया। आप शायद नहीं जानते मेरी कमर पे बहुत जलन हो रही है, क्या आप देख सकते हैं। और उसी वक्त उसने कमर से कपड़ा हटाया और ज़ीशान हैदर कहता है मैंने जैसे ही देखा तो मैं चौंक सा गया, लरस सा गया। उसका पूरे कमर पे ऐसे नाखून थे जैसे किसी जानवर ने पंजे मार के उसके गोश्त को जिस्म से अलग करने की कोशिश की हो, ऐसे खौफनाक निशान। उसने कहा मुझे पता नहीं कि जब मैं नीचे गिरा हूं तो उसके बाद मुझे ऊपर से मारा जा रहा था और ये कहा जा रहा था क्यों बुलाया है तुमने उसे। और उसकी मुझे सज़ा दी कि मैं बेहोश हो गया। मैं कितनी देर बेहोश पड़ा रहा, क्या हुआ मैं नहीं जानता। आप आए, क्या पढ़ा आपने, क्या किया, आप मुझे होश में ले आए हैं। और आप पहले शख्स हैं जिस पर मेरा दिल मुतमईन हुआ है। मेरे बाप ने कई लोगों से, पीरों से, आमलों से, कई जगहों से कोशिश की थी, मेरा कोई इलाज नहीं हो सका था। जो भी हाथ डालता था वो कहता था नहीं, बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, हम हाथ डालेंगे तो मारे जाएंगे। किसी ने भी हाथ नहीं डाला, कोई भी हाथ नहीं डाल सका। आप मेरी आखिरी उम्मीद की किरण हैं। मैंने इसलिए आपको मदद के लिए बुलाया और वाकई आपने सैयद होने का हक़ अदा किया, मुझे उस घर से ले आए। मैं उसकी कहानी सुन के हैरान भी हुआ, डरा, परेशान भी हुआ। माजरा सारा समझ आ गया मुझे। मैंने उससे कहा तुम परेशान मत हो,
खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आज पहली दफ़ा मुझे अपने वालिद साहब की वो बातें याद आई जब मुझसे कहते थे ये सीख लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कुछ भी नहीं किया था। और वो जब मुझे बार बार कह रहा था कि आप सचमुच के एक सैयदजादे हैं, एक सैयद घराने से हैं, आपके उस बाइक पे बैठने की वजह से मुझे करंट लगा, झटका लगा, एक सैयदजादे का पता लगा पीछे बैठा है, सैयदजादा मेरे घर आया, मुझे पता लगा। और मैं शर्मिंदा था, मैं कैसा सैयदजादा हूँ, बाप तो मुझे क्या कुछ कहता रहा, समझाता रहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। काश मैंने बाप की बात मानी होती तो आज ये ना होता। मैंने उससे कहा चलो मेरे साथ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसको लेकर वहीं दरबार पहुंच गया। उसको वहीं पे कमरे के अंदर रिहाइश इख्तियार की और कामों में मसरूफ़ हो गया। उसको खाने शाने का कह दिया, वहाँ पे जो मुलाजिम थे इनको खाना वगैरह दे, मेरे मेहमान हैं। और जब रात को फारिग हुए तो मैंने वालिद साहब को सारी बात बता दी। वालिद साहब मेरी सारी बात सुनते रहे और आज मुझसे बोले, शुक्र है तुम्हें भी एहसास हुआ तुम एक सैयदजादे हो। मैं तुम्हें कई दफ़ा कहता रहा तुम मेरे लाडले बेटे हो। तुमने मेरी बात को सुना और इग्नोर कर दिया, लेकिन चीज़ें होकर रहती हैं। अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। तुम जानते हो मैं चाहूँ तो मैं 1 मिनट में ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं मेरा बेटा, ये तुम्हें करना होगा। तुम भी सीखो। अगर सैयद घराने से हो तो फिर तुम्हें सीखना चाहिए और तुम्हें ही अमल करना होगा। क्या अब्बा हुजूर मैं कर लूँगा? हाँ तुम कर लोगे। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना है, घबराओ मत। उससे कहो वो 2 दिन 3 दिन सब्र करे। और ये लो, ये एक तावीज़ है, उसके गले में डाल दो। उससे कहो ये तावीज़ मत उतारे, ये उर्स ख़त्म हो जाए, उर्स के ख़त्म होते ही तुमने फ़लाँ जगह पे बैठ के इस अमल को करना है और उसको अपने साथ बिठाना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन उसको मैंने कह दिया कि ये पहन लो, जैसे भी तुम यहाँ पे महफूज हो, लेकिन एहतियातन इसको फिर भी पहन लो। कोई रात को परेशानी तो नहीं हुई? तो उसने कहा नहीं, लेकिन रात को मुझे नींद में डरता रहा हूँ और वो चीज़ें मुझे ये महसूस कराती रही हैं कि वो इस दरबार के अहाते के अंदर आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अंदर आ नहीं पा रही। उन सबको मैंने रात ख्वाब में देखा है। वो एक नहीं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने क्लियर ख्वाब में देखा है कि वो इर्द गिर्द पूरे दरबार के चारों तरफ जमा हैं, कुछ ऊपर उड़ भी रहे हैं। वो दाखिल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दाखिल नहीं हो पा रहे। इसलिए मैं महफूज रहा। और हाँ, कई सालों बाद बड़ी सुकून की नींद सोया हूँ मैं यहाँ पे। ये पहली रात थी मेरी यहाँ इस दरबार के अंदर जो मैं ऐसी गहरी नींद सोया कि मुझे कोई गम, कोई टेंशन, कोई डर खौफ नहीं था, वरना कभी इतनी अच्छी नींद में नहीं सो पाया। उस मखलूक ने मुझे सोने ही नहीं दिया। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा घबराओ मत, अल्लाह ताला आगे भी सब बेहतर करेंगे। तावीज़ उसको गले में डाल दिया गया और फिर तमाम मामलात जो थे उर्स के वो हम देखते रहे। खैर वाफ़िया से जब उर्स हो गया तो उससे मैंने जैसे कहा था वो तैयार था। उसके करीब ही एक जगह वाले साहब ने जो बताई थी वहाँ पे वो मैंने अमल करना था। मैं उसको लेकर जब वहाँ पहुँचा तो मोमबत्तियाँ काफ़ी थी जो वाले साहब ने बताई थी और एक लालटेन भी था। हम दोनों ने एक एक हाथ में लालटेन पकड़ा, मोमबत्तियाँ पकड़ी और चलते हुए जब हम उस जगह पे पहुंचे तो थोड़े ही फासले पे किसी की भैंस बंधी हुई थी। घर तो किसी का नहीं था, वहां पे दरख्त था, घर काफी आगे थे। वाले साहब ने एक खास जगह बताई थी तो उन्होंने कहा था उसके करीब करना, लेकिन उस जगह पे तो मैं पहुंच गया, लेकिन घर तो काफ़ी दूर था, लेकिन किसी की भैंस भी थी। और मैं ये सोच रहा था ये ना हो भैंस डिस्टर्ब करे। मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक चिल्ला करने लगा था। वाले साहब ने जैसा कहा था मुझे एतमाद था, वाले साहब पीछे बैठे देख रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, मुझे डर खौफ नहीं था। लेकिन फिर भी मैं बैठ गया। मैंने दायरा कड़ा लगाया अपना भी और उसका भी, एक बड़ा सा दायरा कड़ा लगाया और उसको अपने पास बिठा लिया कि तुमने यहाँ से उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, दायरा कड़ा नहीं तोड़ना। उसने कहा ठीक है। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ता गया जो बताया गया था। उस्ताद वाले साहब थे और पीछे बैठे थे। अपने वाले साहब को मैं बहुत अच्छी तरीके जानता था। कई जिन्नात उनके मुरीद थे और जितने वो पहुंचे हुए थे मुझे खौफ नहीं था, लेकिन खौफ सिर्फ एक बात का था कि मेरा पहली दफ़ा पाला पड़ने लगा था रात को और जिन्नात से। मोमबत्तियां हमने जला दी, लालटेन जल रहे थे। भैंस कभी कभी बोलती थी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो भैंस की बोलने की आवाज़ आती थी। मैं पढ़ता रहा
वो मेरे साथ ही बैठा हुआ था कि पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगा कि जो मोमबत्तियां हैं वो एकदम से किसी ने फूंक मार के बुझा दी। सारी मोमबत्तियां जो दायरे कड़े के बाहर थी सामने की तरफ वो बुझ गई थी। लालटेन हमारे जल रहे थे और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मोमबत्तियां खुद ब खुद दोबारा से किसी ने मेरी आंखों के सामने जला दी। पहले बुझा दी फिर जला दी। मैं पढ़ता रहा। थोड़ी देर के बाद उन जलती हुई मोमबत्तियों में मैंने देखा कि एक ज़मीन का ख़ास हिस्सा है इस अंदाज में नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया है, जैसे कोई दलदल होती है या एक पानी बह रहा होता है तो उस खड़े हुए पानी के अंदर गोल गोल पानी घूमना शुरू कर देता है और घूमते हुए पानी उसके अंदर जाना शुरू कर देता है। इस अंदाज में ज़मीन के एक टुकड़े ने ख़ास अंदाज में गोल गोल घूमना शुरू कर दिया और घूमते घूमते अंदर की तरफ मट्टी जाना शुरू हो गई, जैसे वहाँ पर कोई बड़ा सा सुराख बन गया और वो घूमती हुई मट्टी उस सुराख के अंदर जा रही हो। और तभी मैंने मोमबत्तियों को हवा में उड़ते हुए देखा। अब वो मोमबत्तियां उसी गोल सर्कल के, जो बड़ा सा गोल मट्टी का सर्कल बन गया था, जो गोल गोल घूम रहा था, जिसकी मट्टी अंदर जा रही थी, उसके इर्द गिर्द मोमबत्तियां गोल गोल उड़ रही थीं दायरे की शक्ल में। वो मेरे साथ अभी तक हौसले से बैठा हुआ था कि उसी वक्त एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई इतनी जोर से धाड़ा हो कि मेरा भी झटका निकल गया और मेरे साथ बैठे हुए रिजवान का भी झटका निकल गया। उसी मट्टी के अंदर से कोई निकल रहा था और जब उसका वजूद उस मट्टी के अंदर से निकला तो वो गोल गोल घूमता हुआ वजूद उसी का था। वो गोल गोल तेजी से उसका वजूद घूम रहा था और उस घूमने की वजह से मट्टी नीचे की तरफ जा रही थी। वो सुराख तो शायद 4 फुट चौड़ा था, लेकिन जब वो उसके अंदर से बाहर निकला वो 12 से 14 फुट चौड़ा था। वो इतना बड़ा था कि वो जिस तरह मट्टी घूम रही थी एकदम उसने ज़मीन को फाड़ दिया। ज़मीन दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट, बाकायदा एक दरार सी पड़ गई ज़मीन के अंदर, जैसे ज़मीन फट सी गई हो। इतना बड़ा था वो। दायरा 4 फुट का था और वो 12-14 फुट का ज़मीन को फाड़ के दरारें डाल के घूमता हुआ वो बाहर निकल आया और सामने आके खड़ा हो गया। मेरी जान निकल गई और मेरे साथ बैठा हुआ रिजवान की भी जान निकल गई। वो इतना बड़ा चौड़ा काला स्याह ऐसा भयानक था कि मैंने कभी इतनी भयानक शक्ल को नहीं देखा था। और बाहर निकलते ही वो जब धाड़ा तो पहला जुमला जो उसने कहा कि ये जो कुछ तू पढ़ रहा है इसको पढ़ना बंद कर, नहीं तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसी वक्त उसने अपना हाथ हमारे सामने बढ़ाया। उसका एक बड़ा सा हाथ सीधा पास एक जो दरख्त था उस दरख्त के पास गया और वो हाथ इतना बड़ा हो गया, उसने एक ही हाथ से दरख्त को पकड़ा और पूरा दरख्त जड़ों समेत, इतना भारी भरकम दरख्त जिसको 15-20 लोग भी उखाड़ना चाहें कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसने उखाड़ के नीचे फेंक दिया। इतनी बड़ी जिसामत का वो, इतना बड़ा ताकतवर था। उसकी बाल नीचे से, जिस तरह दाढ़ी इंसान ने रखी होती है उस तरह काले, इस तरह बाल उसके दाढ़ी वाली जगह पे ऐसे निकले हुए थे, चूंच की तरह उसकी दाढ़ी थी। उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी और उसके सर पे 3 सींग थे। कान उसके बहुत बड़े बड़े थे, जैसे हाथी के कान होते, लेकिन इंसानी शक्ल के थे। शक्ल, कानों की शेप इंसानी थी लेकिन बहुत बड़े बड़े हाथी के साइज के। और 3 ऊपर सींग थे, एक दरमियान में, 2 पीछे की तरफ थे, सर के पीछे वाली साइड पे, एक दरमियान में। वो बहुत खबीस, बहुत भयानक था। उसने दरख्त उखाड़ दिया था और वो धाड़ के बोला, अगर तुमने पढ़ना बंद ना किया तो जिस जगह पे तुम बैठे हो इसी मट्टी के अंदर मैं गाड़ दूंगा तुम्हें। और उसी वक्त उसने अपनी इंतहाई लाल सुर्ख आंखों के साथ रिजवान को देखा जो मेरे साथ बैठा था, कहा, तुझे तो मैं अभी कच्चा चबा जाऊंगा, एक लुकमे में तुझे खा जाऊंगा। और उसने अपना हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया कि रिजवान डर गया। रिजवान समझ गया कि वो इसको पकड़ने लगा है। वो इस अंदाज में हिला जैसे उठने लगा। मैंने एकदम से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसको कहा, नहीं जाना, यहीं बैठा रहे। मुंह से नहीं कहा, ऐसे हाथ को पकड़ के ना ऐसे हाथ हिलाया और उसको कहा, हिलना नहीं, बैठे रहो। वो समझ गया लेकिन वो डरा हुआ था और उसका हाथ जो आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था, मैं उसका हाथ थामे बैठा रहा। वो कांप रहा था, वो जाने के लिए तैयार था। उसका हाथ बाहर आके रुक गया और तभी मैंने पढ़ के फूंक मारी तो एकदम से उसकी चीख निकली। उसका हाथ पीछे चला गया और कहता है, बंद कर इस पढ़ने को, मुझे तकलीफ हो रही है। और उसी वक्त
जिस जगह पे ज़मीन के उसका आधा वजूद अंदर है ज़मीन के, यानी धड़ तक टांगें उसकी ज़मीन के अंदर है, उसका धड़ इतना बड़ा है, 12-14 फुट चौड़ा और 12-14 फुट लंबा, और अभी टांगें उसकी ज़मीन के अंदर हैं। और उसी वक्त उस तरह के छोटे छोटे 8, 10, 12 और ऐसे ज़मीन से निकलना शुरू हो गया, ज़मीन घूमना शुरू हो गई और निकलना शुरू हो गया, ज़मीन घूमना शुरू होगी और निकलना शुरू हो गया। और वो सारे चीख रहे हैं और कह रहे हैं इसको रोको, इसको कहो बंद करे, हमें तकलीफ हो रही है। और मैं पढ़े जा रहा हूँ, मैं पढ़े जा रहा हूँ। उसने मुझे कहा अब आखिरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ, इन सब को तकलीफ़ हो रही है और इन सब का मैं सरदार हूँ। अब अगर तूने ना पढ़ना बंद किया तो जो तेरे पीछे बैठा है मैं उसको भी मार दूंगा और तेरा भी इसी ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा, तुम दोनों को। मैंने फिर भी पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसी वक्त जो उसने हरकत की वो मैंने भी नहीं सोचा था। उसी वक्त उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूर तक उसका हाथ हमें नजर आया, और वहां पे बंधी हुई जो गाय थी, जो जमीन पे बैठी हुई थी, बंधी हुई थी, या बैल था, हमें तो रात को गाय या बैल ही नजर आया था, लेकिन उसका उसने गले के अंदर जो जंजीर पड़ा था वो खोल दिया। जैसे ही उसने वो जंजीर खोला तो वो बैल इस तरह गुस्से से उठ के खड़ा हुआ और हमने देखा, और रोशनी उसका हाथ जितना लंबा गया था उसके हाथ के साथ ऐसी रोशनी फैलती गई जैसे हम देख सकें अंधेरे में भी, और दूर खड़ी वो बैल जो था हमें नजर आ रहा है उसके हाथ की वजह से, उसके हाथ से इतनी रोशनी निकल रही है। और जैसे ही हमने देखा कि उसने उसका जंजीर खोला है तो वो भैंसा एकदम से खड़ा हुआ है और गुस्से से उसने अपनी टांग ऐसे ज़मीन पे मारी है जैसे कोई हमला करने के लिए तैयार होता है, और जो वो दौड़ा है हमारी तरफ, खुदा की पनाह जितनी तेज़ी से वो दौड़ा है, ज़मीन हिलना शुरू हो गई। हम दोनों जहाँ पे बैठे थे ज़मीन हिल रही थी। अब लगा रिजवान को अब मौत आई के आई, अब वो भागने के लिए तैयार था, वो मुझे छुड़वाने के लिए तैयार हो गया। मजबूरन मुझे दूसरे हाथ से भी उसको पकड़ना पड़ गया, और उसको पकड़ते हुए जो मैं पढ़ रहा था वो मैं भी रुक सा गया, क्योंकि मुझे लग गया था ये निकला और बाहर गया तो सब खत्म। वाले साहब ने कहा था ये वहीं पे पास बैठेगा और बाहर ना निकले, अगर ये बाहर निकल गया तो सब खत्म। और मैं पढ़ाई को रोक के दोनों हाथों से उसको पकड़ना शुरू हो गया, और मैंने उस वक्त जुमला भी कहा, बाहर नहीं निकलना वरना हम मारे जाएंगे। ये मेरी गलती थी, बोलना नहीं था। वो भैंसा जो इतनी तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था, वो इतनी तेज़ी से दौड़ते 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 हमारे करीब आया, और जैसे ही वो हमारे सामने पहुंचा, हमारे उस दायरा को जो मैंने लगाया था उसके अंदर जैसे आके वो टकराया, ऐसा लगा एक शीशे की दीवार सी बनी हुई थी, वो भैंसा उस दीवार के अंदर चला गया। यानी हमारी तरफ दीवार थी जो हमारे आगे बना दी गई थी, ऐसी दीवार हमें बचाने के लिए वो भैंसा उस दीवार के अंदर आया और गायब हो गया। और जिसको मैंने पकड़ रखा था और दोनों हाथों से मजबूत किया हुआ था, शायद वो भी भाग चुका होता, लेकिन मैंने पढ़ाई रोक दी थी और पूरी ताकत से उसको कस रखा था। बोलना भी मुझे पड़ गया कि बाहर नहीं जाना, वो गलती हो गई। और उसने उसी वक्त कहका लगाया, और उसी वक्त शायद उसको मौका मिला, उसने फौरी तौर पे हाथ अपने मुंह की तरफ किया और एक आग का बहुत बड़ा गोला उठाया, और उसने वो गोला उठा के जैसे ही हमारी तरफ फेंका, वो गोला तेज़ी से जैसे ही हमारी तरफ आने लगा, तो वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा था जिसको मैं भूल नहीं सकता। एक बुज़ुर्ग हस्ती को हमने देखा, हमारे बिल्कुल करीब वो खड़े थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद पलकें थी, सफ़ेद भवें थी, इंतहाई नूरानी चेहरा था। उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और उस आग के गोले को अपनी मुट्ठी में करके वापस फेंका उसकी तरफ, और वो आग उसी सामने खड़े हुए भयानक से जिन को और बाकी जो छोटे छोटे जिन थे उनको लग गई। और एक सेकंड के लिए वो बुजुर्ग आए, हमारी साइड पे खड़े हुए, उन्होंने उस आग को पकड़ा और वापस उसको तरफ फेंक दी, उनको आग लग गई और वो बुजुर्ग गायब हो गए। और मुझे याद आ गया मैंने पढ़ना है, मैं फिर से पढ़ना शुरू हो गया। पढ़ता रहा, उनको आग लग चुकी थी, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, यहाँ तक के उनके पूरे वजूद जल जल के आग के टुकड़ों में जैसे मोमबत्ती पिघलती है उसी तरह उनके जिस्म पिघल पिघल के नीचे गिरते गए और ज़मीन के अंदर गायब होते जाते, पिघलते नीचे गिरते गायब हो जाते, सब उनके वजूद टूटते पिघलते गायब हो गए। ज़मीन फिर से बंद हो गई। मैं फिर भी पढ़ता रहा, जो मुझे कहा गया था जब तक गिनती मुकम्मल ना हो जाए। मैंने अपनी पूरी गिनती मुकम्मल कर ली। जब गिनती मुकम्मल हो गई, मुझे लगा सब ठीक हो गया है, तब हमारी सामने की तरफ निगाह गई, गाय या भैंस जो भी था वो अपनी जगह पे बंधा हुआ था।
खैर मैंने अपना दायरा कड़ा वापस खोला, खुदा का शुक्र अदा किया और पहुँचे हम दोनों, सो गए। सुबह उठे तो वाले साहब ने मुझे बताया, बेटा तुमसे गलती हो गई थी। मैंने उनको कुछ नहीं बताया अभी तक। वाले साहब ने बताया, तुमसे गलती हो गई थी, तुमने पढ़ना रोक दिया था और बोल पड़े थे। पढ़ते हुए बोलते नहीं हैं और पढ़ाई रोकनी भी नहीं होती। पहली गलती की, पढ़ाई रोक दी, वो गलती की। दूसरी, उससे भी जो खौफनाक गलती की, तुमने बोल पड़े थे, उसको समझाने के लिए तुमने बोले थे। और वही लम्हा था जो उसको मौका मिल गया था। देखा था फिर उसके बाद क्या हुआ। मैंने वाले साहब से पूछा, हाँ उसने आग का गोला फेंका था, बहुत बड़ी आग थी, गोल सी, फुटबॉल से भी बहुत बड़ी, जो हमारी तरफ आ रही थी। उसने कहा हाँ, वो मौका उसको इसलिए मिला था कि तुमने रूल तोड़ दिया था, बोल पड़े थे, इसलिए वो आग तुम दोनों को लग जाती। लेकिन अल्लाह के नेक हस्तियां भी मौजूद होती हैं, तुम जानते हो, मेरा भी रूहानियत से ताल्लुक़ है। तो वहीं पे ही एक अल्लाह की नेक हस्ती ने, जहाँ शैतान वहाँ पे नेक इंसान, नेक जिन्नात, तो अल्लाह की नेक हस्ती ने उसी आग को पकड़ के वापस उन पे डाल के उनको आग लगा दी थी। तुमने गलती कर दी थी, लेकिन मैं भी पढ़ रहा था और मुझे पता था तुम्हें नुकसान नहीं होगा। दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, तुम एक सैयदजादे हो, तुमने उसे बचा लिया है। और उसके बाद वो कुछ दिन वहाँ रहा। मैं उसको उसके जब घर छोड़ने गया तो उसका घर इतना पुरसकून हो गया था कि जिस घर के अंदर आवाज़ें आती थी, दिल की धड़कन तेज़ होती थी, एक अजीब सा वहशत खौफ महसूस होता था, वो सब नॉर्मल हो गया था। और सबसे हैरत की बात ये थी, वो किताब, वो जो जादुई किताब जिसके ऊपर खोपड़ी बनी हुई थी, जिसमें से धुआं निकलता था, वो गायब हो चुकी थी। और उसने मुझे हैरान होकर कहा था, सबसे बड़ी बात उसने कहा, इस किताब को मैं जब भी उठा के फेंकता था ये वापस अपनी जगह पे आ जाती थी। आज खुद ब खुद वो किताब गायब हो चुकी है और उसका घर क्लियर हो गया। फिर वो अपने घर में क्लियर रहता रहा, उसको कुछ भी ना हुआ। वो हमेशा मेरा शुक्रगुजार रहा। आज भी मुझसे राब्ते में है। वाले साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उस शख्स की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। उस शख्स की वजह से जिसने मुझे एहसास दिया कि तू सैयदजादा है, तेरी वजह से मैं बचा हूँ। और मुझे शर्मिंदगी हुई, मैं कैसा सैयदजादा हूँ, मैं तो आमाल ही पूरे नहीं करता। और फिर मैं ऐसा बदला कि उसके बाद मैं ख़ुद वाले साहब के हर वक्त खिदमत में ऐसे रहता कि मुझे कुछ और सिखाइए। मुझे इंसानियत के लिए, मुझे अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए बहुत सारे काम करने हैं। और फिर मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा ज़िंदगी में, और उन्हें दिल से मुझे सिखाया। और मुझे वो कहते थे, हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं जानता था तेरे ऊपर भी एक वक्त आएगा और तू सीख जाएगा। और तेरे ऊपर वक्त आया और तू सीख गया। और फिर मैं सीखता रहा। आज मैं खुद एक बहुत बड़ा गद्दी नशीन हूँ वालिद की जगह पे। बहुत कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, कोशिश करता हूँ अल्लाह की मखलूक के काम आ सकूँ। और बहुत सारे ज़िंदगी के राज हैं। आज उसके बाद तो कई राज हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो और भी कई राज हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मेरा शहर, मेरी लोकेशन, मेरा नाम, जैसे मैं आपको बताऊं आपने वैसे ही बताना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। तो मैं आपको मुख्तलिफ़ कहानियाँ भेजता रहूँगा। जी ज़रूर, आप अगली भी कोई कहानी भेजेंगे, मैं इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी।